आज केमिस्ट्री का दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिलियन। तो सबसे पहले हम इस बिलियन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि बिलियन होता क्या है। इसके पहले हम जूनियर क्लासेस में समांगी मिश्रण पढ़े थे। मिश्रण के प्रकार में दो भागों में मिश्रण को बांटा गया था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। उसमें पढ़े थे कि समांगी मिश्रण को हम बिलियन भी कहते हैं। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम बिलियन, जिससे हम क्या करते हैं, समांगी मिश्रण। बिलियन या समांगी मिश्रण हम इसी टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसी को समझेंगे कि समांगी मिश्रण या बिलियन क्या होता है। तो समांगी मिश्रण जिसे होमोजेनस मिक्सचर भी कहते हैं, इंग्लिश में होमोजेनस मिक्सचर क्या है। हम दो एक एग्जांपल दे रहे हैं, घरेलू एग्जांपल। आप हमेशा इसको प्रैक्टिकली करते हो। जैसे शरबत निर्माण में हम क्या लेते हैं, एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में पानी डाल देते हैं। इसमें या तो गुड़ या फिर शक्कर मिला के घोल देते हैं। शक्कर यानी कि शर्करा मिला के घोल देते हैं। इसके अलावा भी हम इसमें नमक या नींबू का रस सिट्रस जूस भी डालते हैं शरबत निर्माण के लिए। हमने क्या पानी, जब भी हम शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाते टाइम पानी का जो अमाउंट को हम सर्वाधिक लेते हैं और इसके सापेक्ष थोड़ी थोड़ी मात्रा, जितना हमें आवश्यकता होती है उतनी शर्करा, नमक या फिर नींबू डालते हैं। तो इसमें हम शरबत बनाए तो इसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा लिए। इसका अमाउंट क्या ज़्यादा है। शर्करा, नमक और नींबू, इनका जो अमाउंट है ये पानी के सापेक्ष कम होता है। चलिए, ये तो रहा इनकी मात्रा का कि शरबत बनाते टाइम पानी की मात्रा कम होती है और इन सब का शर्करा यानी कि चीनी या फिर गुड़, नमक और नींबू का रस जो है इनकी मात्रा पानी के सापेक्ष कम होती है। तो जैसे ही हम इन्हें मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं, तो होता क्या है, नींबू का रस, नमक और शर्करा ये सबके सब इस पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। घुलने के पश्चात हमें बस एक ट्रांसपेरेंट एक्वेटिक सॉल्यूशन में दिखता है, एक्वेटिक मीडियम में दिखता है। ये सब दिखाई नहीं देते, ना ही नींबू का रस दिखता है, ना ही उसमें घुला हुआ चीनी दिखता है, ना ही उसमें घुला हुआ नमक दिखता है। लेकिन यदि हम इस मिक्सचर को टेस्ट करें, पिए, तो आप पाओगे कि पूर्णतः इन सबके जल में घुल जाने के पश्चात पहले चुस्की में जैसा टेस्ट आपको मिलता है वैसा ही टेस्ट लास्ट चुस्की में भी मिलता है। यानी कि जैसा टेस्ट पहले घुट में वैसा ही टेस्ट लास्ट घुट में भी आपको मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये टेस्ट हर घूंट में हमें एक जैसे क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये शर्करा, नमक और नींबू का रस सभी जगह पे, हर जगह पे, हर पार्ट में, जल के हर भाग में एक समान मात्रा से घुला हुआ है और इस प्रकार से घुला कि ये अब अस्तित्व में नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के बने हुए मिश्रण को ही हम होमोजेनस मिक्सचर या समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण में होता क्या है, सभी घटकों के जो कंसंट्रेशन है, सांद्रताएं, वो सभी जगह समान होती है। सभी घटकों की सांद्रता सर्वत्र समान होती है, सर्वत्र समान होती है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटकों की सांद्रताएं सर्वत्र समान हो, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं। विलयन क्या हो गया कि ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवी घटकों की सांद्रताएं सभी जगह समान हो, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण या फिर विलयन कहते हैं।
फीचर क्या हुआ कि समांगी मिश्रण या फिर विलयन में सभी घटकों का जो कंसंट्रेशन है वो सभी जगहों पे समान होता है। घुले हुए कण अस्तित्व में दिखाई नहीं देते, इन्हें घुलने के पश्चात यदि आप छोड़ दोगे तब भी इनका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, ये इसी फॉर्म में बने रहते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि शरबत निर्माण में तत्वों को दो तरीके से मिलाया गया, एक पानी जिसका अमाउंट अधिक लिया गया और दूसरे ये सभी घटक जिसके अमाउंट कम है। तो पानी या फिर जो घोल रहा है उस घोलने वाले पदार्थ को कहते हैं विलायक। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है दोनों को मिक्स कर देते क्या हो गया शरबत। शरबत यानी कि विलयन। यहाँ पे लिख रहा है इसको विलयन। ये विलयन कैसे बन रहा है हम देखें कि जब अधिक क्वांटिटी में पानी लिया और उसमें नमक चीनी इनको मिलाया तो विलयन बन गया। तो विलयन में उपस्थित पानी अधिक होगा, इनका कंसंट्रेशन इनकी मात्राएं अधिक कम होंगी, तो विलयन में जिस भी पदार्थ का मात्रा अधिक होता है उसे कहते हैं विलायक, उसे कहते हैं विलायक। और विलयन में उपस्थित वो घटक जिनकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलेय। अर्थात विलयन दो घटकों के मिलने से बना होता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलयन दो घटकों के मिलने से बना होता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। क्या हुआ इनको डिफाइन करेंगे। विलयन हो गया, विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बना होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, इसमें अवयवी घटकों की सांद्रता सभी जगह समान होती है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे। विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, विलायक की मात्रा क्या होती है अधिक मात्रा होती है विलयन में, तो विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उस घटक को विलायक कहते हैं। वह विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उस घटक को विलेय कहते हैं। एक तो डेफिनेशन यह हो गया मात्रा के आधार पर कि जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगा विलयन में उसे विलायक कहेंगे, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये जो विलायक है यह इन पदार्थों को अपने में घोल रहा है। तो अब हम विलायक के द्वारा हम विलेय को भी परिभाषित कर सकते हैं। विलायक क्या है, वे पदार्थ यहाँ पे हम माने कुछ सब्सटेंस है जैसे कि यही शुगर ली, तो वे पदार्थ जिसे विलायक अपने में घुलता है या वे पदार्थ जो विलायक में घुल जाते हैं, वे पदार्थ जो विलायक में घुल जाते हैं उन्हें कहते हैं विलेय या घुलने वाले पदार्थों को कहते हैं विलेय। और इसका काम क्या है घोलने का। घोलने वाले पदार्थों को विलायक कहते हैं व घुलने वाले पदार्थों को विलेय कहते हैं। तो वे पदार्थ जो विलायक में घुल जाए या जिन पदार्थों को विलायक अपने में घोल लेता है उसे विलेय कहते हैं। सीधे घुलने वाले पदार्थों को विलेय कहते हैं और जिन पदार्थों को वह पदार्थ जो विलेय को अपने में घोलता है उसे विलायक कहते हैं। यहाँ पे हमें परिभाषा मिल गई विलयन, विलायक व विलेय का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि विलयन की प्रावस्था का निर्धारण उसमें उपस्थित विलायक ही करता है क्योंकि इसकी मात्रा अधिक होती है। विलयन में उपस्थित या विलयन की प्रावस्था का निर्धारण सदैव उसका अवयवी घटक विलायक ही करता है। यदि विलायक ठोस है तो विलयन की प्रावस्था भी ठोस होगी, विलायक द्रव है तो विलयन की प्रावस्था द्रव होगी, और यदि विलायक गैस है तो विलयन की प्रावस्था गैसेस होगी। जैसे अगर हम प्रावस्थाओं को देखें तो प्रावस्थाओं को हम तीन भागों में बांट दिए, ठोस प्रावस्था या विलयन की ठोस अवस्था, विलयन की गैसीय अवस्था और विलयन की द्रव्य अवस्था। तीन विलयन की प्रावस्थाएं हैं। जैसे पदार्थ का तीन अवस्था है तो विलयन की जो प्रावस्था है, विलयन की प्रावस्था या अवस्था ये डिपेंड करता है किस पे, विलायक पे। तो विलायक यदि द्रव हो या ठोस हो तो विलयन भी ठोस होगा। जैसे समांगी मिश्रण बना रहे हैं हम विलयन का,
जो पीला वाला 5 का कॉइन है, 5 रुपए का सिक्का, उसमें कॉपर सर्वाधिक होता है, 70% होता है। कॉपर, जिंक होता है 25% और निकिल होता है 27% और निकिल होता है 3%। ये जिंक जेडेल होता है जिंक का, जिंक व निकिल इन दोनों को कॉपर में मिक्स किया जाता है और 5 के कॉइन को, पीले वाले कॉइन को बनाया गया होता है। क्या हुआ, इन तीनों धातुओं को, चूंकि कॉपर ठोस है, ये विलायक, हमने कहा कि विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ का मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। कॉपर 70% है, जिंक 27% है और निकल 3% है। मतलब कॉपर अधिक है, कॉपर अधिक है मतलब क्या कि कॉपर विलायक है। और ये विलायक कैसा है, इस विलायक की अवस्था ठोस है। हमने कहा कि विलायक की जैसी अवस्था होती है या विलायक जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में विलयन भी उपस्थित होता है। तो 5 का कॉइन आप देखिए, वो ठोस है क्योंकि उसमें उपस्थित जो विलायक है उसकी प्रावस्था भी ठोस है। इसके अलावा जो पीतल है, पीतल जिसका बर्तन बनता है, ये भी कॉपर व जिंक के मिलने से बना होता है। कॉपर का कंसंट्रेशन इसमें 70% वैल्यूम और जिंक का होता है 30%। पीतल का कंसंट्रेशन है, इसमें चूंकि कॉपर धातु एक ठोस अवस्था में है जिसमें जिंक धातु को डाला गया, मिश्रण बनाया गया, समांगी मिश्रण बनाया गया, समांगी मिश्रण तैयार करते हैं और समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब चूंकि कॉपर का स्टेट सॉलिड है इसलिए बना हुआ जो पीतल मिक्स मेटल है, मिश्रित धातु है, उसका अवस्था भी ठोस अवस्था ही होगा। अगली प्रावस्था की बात करें हम द्रव, तो अभी पढ़े क्या, शरबत की अवस्था द्रव अवस्था ही होती है। अगली प्रावस्था हम पढ़ेंगे गैसियस, गैसें में मिली हो, जैसे जलवाष्प H2O का गैसियस और इसमें मिला हो HCl का गैसियस। तो विलायक ही विलयन के प्रावस्थाओं का निर्माण करता है। अब चूंकि इन तीनों को एक दूसरे में घुलने पर हमें विलयन की 9 प्रावस्थाएं प्राप्त होंगी, 9 प्रकार प्राप्त होंगे। इन तीनों प्रावस्थाओं को एक दूसरे में घुलने पर हमें 9 प्रकार के विलयन प्राप्त होंगे भौतिक आधार पर। इसके अलावा हम विलय के उपस्थिति के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करेंगे। अब विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, या विलयन का वर्गीकरण या विलयन का प्रकार। विलयन का प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हैं विलयन का प्रकार। इसका आधार क्या है, आधार है विलय के आधार पर, विलय के आधार पर, विलय के आधार पर विलयन को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग है संतृप्त विलयन, पहला प्रकार है संतृप्त विलयन। दूसरा प्रकार है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तीसरा अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। चौथा सांद्र विलयन। पांचवा है तनु विलयन, पांचवा है तनु विलयन। देखिए पहला स्टार्ट करें संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है या ये कैसे बनता है। क्या देखिए संतृप्त
संतृप्त या संतुष्ट, अगर हम इस टर्मिनोलॉजी को तोड़ दें तो ये संतृप्त का मतलब होगा संतुष्ट या ऐसा विलयन जो तृप्त हो। अब तृप्त कैसे होगा? पढ़े हैं कि विलयन या जो द्रव है, द्रवों के कणों के मध्य खाली स्थान ठोसों के सापेक्ष अधिक होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि माना ये क्या है, द्रवों के कण हैं और ये इनके बीच का खाली स्थान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। जब हम किसी ठोस को जल में डालते हैं, घुलनशील ठोस को जल में डालते हैं, तो ये ठोस के अवयवी कण इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आके भर जाते हैं, इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आके भर जाते हैं। इस प्रकार से बनता है क्या, विलयन। ठीक है। अब देखिए, जब तक ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पूर्णतः भरा नहीं होता है, जब तक ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पूर्णतः भरा नहीं होता है, तब तक इसमें विलय क्या होता है, भरता रहता है। जब तक जगह खाली होगा तब तक विलय इसमें भरता रहता है। और जैसे ही इसमें उपस्थित सारा ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में विलय भर जाते हैं, अर्थात इसमें उपस्थित, इसमें अब खाली स्थान रिक्त नहीं रह जाता, और उस क्षण से अगर हम इसमें विलय डालें तो इनकी घुलनशीलता रुक जाती है। आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, अपने घर में छोटे से पात्र में पानी रखिए और उस पानी में थोड़ा थोड़ा चीनी करके डालते रहिए, एक एक चम्मच चीनी करके डालते रहिए। आप पाओगे कि जैसे जैसे हम चीनी की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, जैसे कि पहले चम्मच डाले उसको घोल दिए, घुल गया, दूसरा चम्मच डाले उसको घोले, घुल गया, तीसरा चम्मच डालोगे तो उसके घुलने में टाइम लगेगा। और जैसे जैसे चीनी की कंसंट्रेशन को, मतलब मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे घुलनशीलता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और एक क्षण ऐसा आता है कि जब इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पूर्णतः भर जाता है तो इनकी घुलनशीलता भी, विलय की घुलनशीलता भी खत्म हो जाती है, अर्थात तब विलय उस विलयन में नहीं घुलता। तो क्यों नहीं घुल रहा है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे ही भर जाते हैं, इनके भरने के बाद, इनके भरने के पश्चात इनमें खाली स्थान रिक्त नहीं रह जाता, और रिक्त न रहने के कारण ये जो विलयन है ये संतृप्त हो जाता है, ये दूसरे विलायक को घोल नहीं पाता। तो ऐसा विलयन हमने क्या कहा कि तृप्त हो जाए। जैसे जब हमको भूख लगता है तो हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, और जब भोजन ले लेते हैं हम लोगों का भूख खत्म हो जाता है, पेट भर जाता है तो भूख खत्म हो जाता है। ठीक है, सही। ये इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे ही भर जाता है, वैसे ये विलयन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। अब इसमें विलय को घोलने की क्षमता नहीं रहती। तो संतृप्त विलयन ऐसा विलयन है जिसमें विलय को घोलने की क्षमता न हो, उस विलयन को हम तृप्त विलयन या संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय को घोलने की क्षमता न हो, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त यानी कि ऐसा विलयन जो संतृप्त न हो, तृप्त न हो। तृप्त न हो का मतलब हो कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ये भरे न हो, खाली हो, कुछ भरे हों, अधिकांश खाली हो, कुछ भरे हो और स्थान खाली हो। अब यानी कि जब स्थान खाली होगा और इसमें सॉल्वेंट डालेंगे तो ये क्या होगा, ये उस सॉल्वेंट को अपने में घोलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसके पास अभी उपस्थित है। तो जिस विलयन के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उपस्थित होता है वो विलय को अपने में घोलते हैं, और इसी प्रकार के विलयन को ही असंतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात ऐसा विलयन जिसके पास विलय को घोलने की क्षमता हो, उस विलयन को संतृप्त कहते हैं, और जिस विलयन में विलय को घोलने की क्षमता न हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। घोलने की क्षमता हो विलय को तो असंतृप्त, और विलय को घोलने की क्षमता न विशेष बची हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, संतुष्ट विलयन कहते हैं। अब अति संतृप्त क्या होगा, हम एक मानक ले रहे हैं, माना कि ये पात्र 1 लीटर का है, 1 लीटर वैल्यूम का पात्र है ये, और 1 लीटर वैल्यूम का ये जो पात्र है ये 300 ग्राम चीनी डालने पर इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ऐसे भर जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसके भर जाते हैं। ठीक,
ये यूनिट है कि 300 ग्राम चीनी अगर हम तौल के 1 लीटर पानी में डाल देंगे माना, तो ये इसके इंटरमॉलिक्यूल्स में भर जाएंगे, अर्थात यह विलयन संतृप्त हो जाएगा। यदि हम इसी 1 लीटर विलयन में 350 ग्राम चीनी डाल देंगे तो क्या होगा, इसका 300 ग्राम विलयन के काम में घुस के विलयन को संतुष्ट कर देगा, और बाकी का जो 50 ग्राम है ये उसी में बिना घुलनशील अवस्था में पड़ा रहेगा। तो क्या करें, ये है संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा, संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा। यदि हम इस 1 लीटर पानी में क्या करें, 300 ग्राम चीनी को डाल दें तो विलयन संतृप्त हो जाएगा, अर्थात इस 1 लीटर पानी को संतृप्त करने के लिए जो आवश्यक मात्रा कितना है, आवश्यक मात्रा 300 ग्राम है। हम क्या किए कि इस विलयन में 350 ग्राम चीनी डाल दी। 300 ग्राम चीनी इस विलयन के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को भर दिया और 50 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा उसमें पड़ा हुआ है। तो डेफिनेशन कैसे शो करेंगे, ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त करने से अधिक मात्रा, या ऐसे बोल देंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की संतृप्त करने से अधिक मात्रा को डालते हैं, उस प्रकार से बने हुए विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन में विलयन संतृप्त होने के पश्चात भी उसमें अवयवी कण उपस्थित होते हैं, और जब इस सिस्टम को हीट करते हैं, अर्थात विलयन तो संतृप्त होगा ही, इसके अलावा उसमें चीनी के क्रिस्टल होंगे, और जब उसे गर्म करेंगे तो बचे हुए जो चीनी के कण होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसमें घुल जाते हैं। और घुलते कैसे हैं, क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो पदार्थ के कण गतिशील हो जाते हैं, और गतिशील होने के पश्चात क्या होता है, इन पदार्थों कणों के बीच में टक्कर होता रहता है, और टक्कर होने से ये क्रिस्टल टूटते जाते हैं, और जब तक गर्म करते हैं, जब तक हीट देते रहते हैं, तब तक ये सभी कण क्या होते हैं, उस विलयन में मूव करते रहते हैं, और इनके मूव करने से जो सिस्टम प्राप्त होता है, जो विलयन प्राप्त होता है, वो होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त प्रावस्था होती है। लेकिन जैसे ही ताप देना बंद कर देते हैं, तो हमने जैसे बताया था कि यदि यह विलयन 300 ग्राम को ही खुलता है तो इसमें उपस्थित जो क्रिस्टल के कण हैं वो केवल 300 ग्राम ही विलयन में घुलते हैं, बाकी का 50 ग्राम उस पात्र में पुनः क्रिस्टल के रूप में उपस्थित हो जाता है। तो ऐसा विलयन जिसमें आवश्यकता से अधिक विलेय की मात्रा हो, सीधे ऐसा विलयन जिसमें आवश्यकता से अधिक विलेय की मात्रा हो, उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। सांद्र और तनु क्या है, ये विलेय के घटकों के आधार पे, मात्रा के आधार पर इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे सांद्र विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, बस सांद्र विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, और तनु विलयन वह विलयन कहलाता है जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। आगे हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे संतृप्त विलयन है, यदि संतृप्त विलयन में विलायक बढ़ा दें, संतृप्त विलयन में विलायक बढ़ा दें तो वह असंतृप्त विलयन में बदल जाता है, और असंतृप्त विलयन में यदि विलेय की मात्रा बढ़ाते जाएं तो वह संतृप्त विलयन में बदल जाता है। कन्वर्जन है इसका। जब संतृप्त विलयन में विलेय बढ़ाते हैं, विलेय की मात्रा बढ़ाते हैं तो असंतृप्त विलयन में बदल जाता है, और जब असंतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा को बढ़ाते हैं तो असंतृप्त विलयन पुनः संतृप्त हो जाता है। अति संतृप्त देखिए कैसे कन्वर्ट किए, अति संतृप्त विलयन को जब हीट करते हैं तो यह संतृप्त विलयन में बदलता है, और पुनः अति संतृप्त विलयन जिसको हीट किए संतृप्त में बदल गया, पुनः जब हीट हटाते हैं अर्थात टेम्परेचर को कम करते हैं तो पुनः वह अति संतृप्त विलयन में बदल जाता है। इसका एक एग्जांपल है आपका ये जो सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O है, 10H2O
जब सोडियम सल्फेट को सोडा एस को गर्म करते हैं तो यह खुद की जलीय विलयन में डिजॉल्व हो जाता है, खुद के क्रिस्टल में उपस्थित जल में घुल जाता है और सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का निर्माण करता है। सांद्र अवतरणों ये इनके जैसे हैं, विलय डालेंगे तो विलयन कम हो जाएगा, विलय डालेंगे तो विलयन सांद्र हो जाएगा। ये रहा कन्वर्जन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विलेयता। तो विलेयता यही असंतृप्त और संतृप्त से ही हो जाता है। हमने कहा कि सभी विलयन के पास एक टेंडेंसी है, क्योंकि इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इसमें अवयवी कणों को घुलते हैं। तो सभी प्रकार के विलयन का अपना अलग अलग टेंडेंसी है विलय को घुलने का। तो विलेयता क्या है? कोई भी विलयन अपने अंदर, कोई विलयन अपने अंदर जितने विलायकों को कोई विलयन अपने अंदर विलय की जितनी मात्रा को घोलता है या घोलने का सामर्थ्य रखता है, उसी को विलेयता कहते हैं। या यहाँ हम संतृप्त से समझें कि यहाँ पे ये विलयन है, संतृप्त विलयन, जिसमें 300 ग्राम चीनी डाले तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भर गए, तो इसकी विलेयता होगी कितनी? 300 ग्राम। अर्थात किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही हम उस विलयन की विलेयता कहते हैं, या किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम उसकी विलेयता कहते हैं। ऐसे हम कैपेसिटी की बात कर रहे थे, तो यहां से डिफाइन करेंगे कि 100 ग्राम विलयन को संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट मतलब इतना डालें कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भर जाए, तो 100 ग्राम विलयन को संतुष्ट करने के लिए जितने विलेय की मात्रा को डालते हैं वही मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि संतृप्त विलयन में विलेय की जितनी मात्रा होती है उस मात्रा को ही उस विलयन की विलेयता कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो विलयन की विलेयता है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। इतने में जो भी डाउट्स हैं आपको वो कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करिएगा।